नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कम्पीट विथ योर सेल्फ में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। आज हम देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप यानी नागरिकता। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसके बारे में आज हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या कहा गया है। पहला आर्टिकल जो है वो बताता है नाम और कौन कौन से क्षेत्र यूनियन के अंदर आते हैं, इस संघ के अंदर आते हैं। तो पहले आर्टिकल का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें नाम दिया गया है इंडिया और भारत, ये तो नाम हो गया। अब इसमें बहस थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है बहस हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इंडिया होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं भारत होना चाहिए, हमारा जो ट्रेडिशनल नेम है वो भारत है और इंडिया तो अंग्रेज़ों ने नाम रखा था। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं हमें तो अब इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न के केस में दोनों नाम रख दिया गया और क्या कहा गया कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है वो यूनियन यूज़ हुआ है, फेडरेशन नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, फेडरेशन नहीं यूज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है, स्टेट्स के पास सिसीड करने का यानी अपने आप को यूनियन से अलग करने का अधिकार नहीं है। फिर इसमें एक चीज़ और कही गई, इसमें एक चीज़ और क्या कही गई, वो जो दूसरा क्लॉज कहता है वो कहता है, वो टेरिटरीज़ को डिफाइन करता है कि इस यूनियन में कौन कौन सी टेरिटरीज़ आएंगी। 3 टाइप की कैटेगरी हैं इसमें। पहला कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों की जो राज्यों का जो क्षेत्र है वो। दूसरा यूनियन टेरिटरीज जो कि सेंट्रली एडमिनिस्टर की जाएंगी, वहाँ पे जो गवर्नेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ ये कहता है कि अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो फ्यूचर में एक्वायर की जाएंगी, यानी किसी भी देश का या किसी कोई ज़मीन का जो विलय होता है भारत में, तो वो भी इस कैटेगरी में रखा गया है। तो आर्टिकल 1 का जो समरी है वो क्या कहता है, वो टोटल समरी ये कहता है कि इंडियन यूनियन जो है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कोई भी कानून बना के किसी एक क्षेत्र को भारतीय यूनियन में, इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि पौंडीचेरी, गोवा, दमन दीव, सिक्किम, ये सारी चीज़ें जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो है अपना कंसेंसस दिखाया कि हम जो है इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट ने लॉ बना के उसको जो है एडमिट कर लिया। ओके, या फिर दूसरी चीज़ क्या है, कोई नया स्टेट इस्टेब्लिश करना हो तो भी वो कर सकती है आर्टिकल 2 के अंडर। और 2A में हमने देखा कि सिक्किम जो है वो एसोसिएट हुआ था 35वें और 36वें संविधान संशोधन के थ्रू, जो है ये भारतीय यूनियन का हिस्सा बन गया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाया जा सकता है। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, किसी भी स्टेट का जो एरिया है, जो उनका क्षेत्र है, उसमें जो भी चेंजेस हो सकते हैं। बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं, उनका जो एग्जिस्टिंग नेम है वो बदला जा सकता है। तो इसके 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट से अलग किया गया। जैसे हमने देखा अभी जो लेटेस्ट वो जो राज्य बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य से कुछ कुछ हिस्सा ले लिया। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। डिमिनिश द एरिया, किसी का बढ़ा रहे हो तो किसी का कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षेत्र है आपका, जो क्षेत्र है वो तो उतना ही है ना। ठीक है, ये तो इतना ही है। तो इसमें अगर आप किसी स्टेट का एरिया बढ़ा रहे हो तो किसी का तो कम करना पड़ेगा।
अल्टर द बाउंड्रीज, स्टेट बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, नया स्टेट बना रहे हो, तो उसकी बाउंड्रीज के साथ आपको छेड़छाड़ करना ही है। और जो पांचवा पावर है वो क्या कहता है कि अल्टर द नेम, आप नाम बदल सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम था पहले यूनाइटेड प्रोविंस, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 3 के थ्रू हो सकती हैं। अब किसी भी स्टेट को क्रिएट करने का उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गोरखालैंड बनाना हो हमें, जैसे वेस्ट बंगाल का एक रीजन है ऊपर दार्जिलिंग वाले साइड का, वहाँ पे लोग कहते हैं कि एक गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं, वहाँ पे डिमांड उठ रही है कि गोरखालैंड बनना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं उसमें कर सकती है, बट जो पार्लियामेंट है बाय लॉ वो कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है कि भाई ऐसे ऐसे ये जगह है और यहाँ पे ये इतना एरिया, वहाँ पे वो लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं और कुछ बाउंड्रीज डिमार्केट करते हैं कि इतने से इतना एरिया जो है वो इस स्टेट में जाएगा, इस स्टेट से इतना आएगा। तो वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उस ड्राफ्ट को किसके पास भेजा जाएगा? उस ड्राफ्ट को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किस लिए? रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपना रिकमेंडेशन देके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, जो भी कंसर्न्ड स्टेट है, चाहे सिंगल स्टेट हो, 2 स्टेट हो, 3 स्टेट हो, उनको भेज देते हैं रिफर, ताकि वो अपने व्यूज, उनको रिफर करते हैं ताकि वो अपने व्यूज दे सकें इसके बारे में कि उसमें जो भी चेंजेस अगर वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। एक स्पेसिफाइड टाइम होता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनको वापस रिप्लाई करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापस रिप्लाई नहीं करते हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो ये ऐसा मान लिया जाता है कि उनको, उनका व्यूज जो है वो इस पर सही है, ठीक है। और अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में रिप्लाई कर देते तो उनके व्यूज पे थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ये बिल जो है कहाँ, पार्लियामेंट में फिर पेश कर दिया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया, पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, जो उनके व्यूज आए होते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो कंसर्न्ड स्टेट था उन्होंने जो व्यूज दिए थे उस पर पार्लियामेंट राजी ही हो। तो आप लोग कहेंगे फिर भेजते ही क्यों है? भेजते इसलिए ताकि एक ब्रॉडर व्यू मिल जाए, क्योंकि वो लोग वहां रह रहे हैं, तो एक डिस्कशन का एक अच्छा पॉइंट मिल जाए, और हो सकता है उसमें जो उन लोगों ने चीज़ें भेजी थी उसमें से कुछ अच्छी बात ही निकल के सामने आ जाए, कुछ पॉजिटिव कंसेप्ट हो। तो इसलिए वो ब्रॉडर व्यू के लिए उनके पास भेजा जाता है। फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से ये बिल पास होता है, और हो सकता है कि ये पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया था वो डिस्कशन के दौरान इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं, कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएं उस बिल में, बट वो जो अमेंडमेंट होगा वो कंसर्न्ड स्टेट से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट के बाद वापस नहीं भेजा जाता है कि ये अच्छा ये हमने अमेंडमेंट किया है, आप लोग फिर से ज़रा देख लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट में पेश हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, उसमें हो सकता है कुछ अमेंडमेंट हो सकता है जैसा बिल था वैसा ही पास हो जाए। पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कंसेंट के लिए जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको कंसेंट दे देते हैं तो वो एक नया स्टेट क्रिएट हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कोई नया स्टेट बनाने का, ठीक है, या फिर उसको चेंज करने का, कुछ बाउंड्रीज अल्टर करने का, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ये हमें आर्टिकल 3 में मिलता है। अब आर्टिकल 3 जो है हमारा, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हमें सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है, दोनों हाउसेस से। सिंपल मेजॉरिटी से, यानी मैंने आपको मेजॉरिटी बताई थी 50% प्लस 1। सिंपल मेजॉरिटी से आपको इसको पास करना है, और ये इकलौता ऐसा ऑर्डिनरी बिल है यानी जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है, और उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, हमने आर्टिकल 1 देखा था कि इनडेस्ट्रक्टिबल है, इंडियन यूनियन जो है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, अभाज्य है। आर्टिकल 3 का जो समरी है वो क्या कहता है कि इंडियन स्टेट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं।
तो अब जो दोनों आर्टिकल हो गए आपके, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3, इनको कंबाइन स्टडी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, अभाज्य संघ विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी राज्यों का जो है वो राज्यों की बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, ठीक है। उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, उनको काट के उनके दो टुकड़े भी किए जा सकते हैं, काट के नया स्टेट भी बनाया जा सकता है। यहां तक समझ आ गया सबको? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल जो है वो हमारा है आर्टिकल नंबर 4, जो कि कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में आएंगे। फर्स्ट शेड्यूल में किस लिए आएंगे? ताकि उनका जो है टेरिटरी का नाम वगैरह जो भी है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर आता है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनका नाम, उनका टेरिटरी, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इसको रजिस्टर कर दिया जाएगा। ओके। और फोर्थ शेड्यूल में किस लिए आएगा? फोर्थ शेड्यूल में इसलिए आता है, फोर्थ शेड्यूल में जो है हम उसकी पार्लियामेंट्री सीट्स, राज्यसभा की सीटें, उन सबको कि वहाँ पे कितने क्या होंगे तो वो भी मेंशन हमें करना पड़ता है। तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में मेंशन हो जाएंगे, लेकिन उसको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जब आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को 4 फोल्ड सिस्टम था एक, ठीक है, 4 फोल्ड सिस्टम था जिसमें ए बी सी करके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ए बी सी डी टाइप के 4 तरह के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो टेरिटरीज हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात उठी कि लैंग्वेज के आधार पे ऐसी ये मांग उठ रही थी कि हमारा जो है, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, और थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ कुछ स्टेट्स को लिया गया, कहीं रिलीजनल डिफरेंस है, कहीं लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, कहीं कल्चरल डिफरेंस है, कहीं जो है आपका एथनिसिटी का डिफरेंस है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सब पे जो है मांग हो रही थी लोगों की कि हमारा जो है हर कोई अपना अपना अलग अलग स्टेट की मांग कर रहा था। तो इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर और सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज के लेके मांग हो रही थी कि हमारा लैंग्वेज अलग है, तो जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक राज्य बनाया जाए। गॉट इट? तो सबसे पहले 1948 में धर कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, जिसका हेड होते हैं एस के धर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं। ठीक है, तो धर कमीशन जो है वो जून 1948 में अपॉइंट होती है और दिसंबर 1948 में वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और कहती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का, बल्कि किस पे होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, कि आपको वहां पे शासन चलाने में, किस प्रशासन को बनाए रखने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अगर सहूलियत हो तो उस बेसिस पे आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट्स को, पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो है एक दूसरी कमेटी बैठती है। दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, फिर दूसरी कमेटी बनती है दिसंबर 1948 में ही, जिसके 3 मेंबर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीनों कांग्रेस के लीडर होते हैं। तो ये इन तीनों की एक कमेटी बनती है जो कि अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको रिजेक्ट कर देती है। उनका भी यही कहना होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से सही रहेगा, लेकिन एक क्लॉज दे देती है कि इन फ्यूचर हम इसको फिर से देख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, यहां तक हो गया। ये लोग 1949 में दे देते हैं। फिर 1953 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के ही एक लीडर होते हैं, पोट्टी श्रीरामालू,
ठीक है, वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं वो, और उनकी जो है 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद जो है सरकार हिल जाती है। यहाँ तो लोगों की जान जाने लग गई, और इवन उनके ही पार्टी कांग्रेस की ही लीडर की जान जाने लग गई। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि भारत का पहला एक लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसको हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो क्रिएट होता है। कहाँ से क्रिएट होता है? वो होता है स्टेट ऑफ मैड्रास से। कहाँ से? मद्रास से। और किन के लिए होता है? तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। जो लोग तेलुगु भाषा बोलते थे उन लोगों के लिए ये स्टेट क्रिएट किया जाता है 1953 में। अब जब एक स्टेट आप क्रिएट कर दोगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो फिर और मांगें उठने लग जाएंगी। फिर जो है पूरे देश से, हर जगह से ये डिमांड उठने लग गई कि हमारे तो ये भाषा है, तो हमारे लिए जो है मैथिली का अलग राज्य बन जाए, इसका अलग राज्य बन जाए, उसका अलग राज्य बन जाए। तो फिर इस बारे में स्टडी करने के लिए फिर से एक कमीशन बिठाया जाता है दिसंबर 1953 को, जिसको हम फजल अली कमीशन के नाम से जानते हैं। अब जस्टिस फजल अली जिसके हेड होते हैं। इसमें दो और मेंबर होते हैं, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। और ये लोग दिसंबर 1953 से अपना रिपोर्ट जो है 1955 में सबमिट करते हैं। और इसमें जो उनका रिकमेंडेशन था वो ये था कि जो हमने अभी देखा था कि ABCD जो 4 तरह के स्टेट्स की कैटेगरी बनाई गई थी, स्टेट्स और टेरिटरीज की, उसको एबॉलिश कर दिया जाए, यानी उसको खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद जो कंट्री है, पूरा जो देश है, भारत देश है हमारा, उसको 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाए। ये इनका रिकमेंडेशन था। बट गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन पे पूरी तरह से एग्री नहीं होती है, पार्शली एग्री होती है, और ये जो एबॉलिशन ऑफ 4 स्टेट सिस्टम था इसको खत्म कर देती है। और फाइनली 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बना के 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नवंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हो जाता है। इसके अलावा फजल अली साहब की कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो और क्या था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, और 1/3 जो ऑफिसर्स होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के, वो हमेशा अपने स्टेट के बाहर पोस्टेड होने चाहिए, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और तीसरा क्या था रिकमेंडेशन इसके अलावा? वो ये था कि 1/3 जज जो हैं वो हाई कोर्ट के, वो भी अपने स्टेट के नहीं होने चाहिए। इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। बस पहला वाला नहीं किया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी तक नहीं बनी है। 1951 में ये प्रिंसली स्टेट और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के बाद कुछ ऐसा मैप था। फिर उसके बाद से 1953 में एक स्टेट क्रिएट होता है। कहाँ से? ये होता है मद्रास स्टेट से, स्टेट ऑफ मद्रास से क्रिएट होता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1954 में क्या होता है। 1954 में पौंडीचेरी, माहे, यनम, कैराइकल और चंदरनगर, ये जो है फ्रांस से इंडियन यूनियन में ले लिया जाता है। फिर 1956 में क्या होता है, हमने बताया आपको, 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट पास हो जाता है, और भारत को जो है कुल 14 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। 1960 इसके बाद बॉम्बे स्टेट से 2 अलग अलग बन जाते हैं, महाराष्ट्र अलग बन जाता है और गुजरात अलग बन जाता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया। फिर 1961 हमारा एक्विजिशन होता है। 2 जो एरिया थे जो पोर्टुगीज के अंडर में थे, गोवा और दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, इनको जो है इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया जाता है। 1963 में फिर क्या होता है, नागालैंड जो है वो आ जाता है, उसको स्टेटहुड, मतलब अभी तक वो क्या था, नागालैंड, अभी तक नागालैंड था हमारा यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता, लेकिन उसको फुल स्टेटहुड दे दी जाती है 1963 में। फिर 1966 में ये जो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला जो पेप्सू रीजन था, उसको चेंज करके उसका जो डिवीज़न हो जाता है, और वो कहाँ कहाँ क्या क्या बन जाता है, पंजाब अलग हो जाता है, हिमाचल प्रदेश अलग हो जाता है और हरियाणा स्टेट अलग बन जाता है। फिर हम देखते हैं 1972 में क्या होता है। 1972 में यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था उसमें मेजर चेंजेस आ जाते हैं। कौन कौन से स्टेट निकलते हैं? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को जो है एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। फिर उसके बाद से 1975 में सिक्किम
जो है वो इंडिया में एक्विजिशन ऑफ ये हो जाता है, इसका एक्विजिशन हो जाता है, सिक्किम इंडिया में इंडियन यूनियन में शामिल हो जाता है। इसके बाद से 1987 में एक चेंज आता है। 1987 में क्या होता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को जो है स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। इसके बाद से फिर हम देखेंगे कि 2000 में फिर चेंजेस होते हैं। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ आ जाता है और बिहार से निकल के झारखंड स्टेट बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं सन 2014 में, उसके 14 साल बाद जो है आंध्र प्रदेश को फिर से डिवीज़न हो जाता है और उससे कौन सा स्टेट निकल के आता है, उससे स्टेट निकल के आता है हमारा तेलंगाना। के बाद सन 2019 में जब मोदी 2.0 की गवर्नमेंट आती है तो उसमें एक नया चेंज होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो रीजन था, जो स्टेट था हमारा, उसका स्टेटहुड खत्म हो जाता है। उसका स्टेटहुड खत्म करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी होती हैं? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लेजिस्लेचर होगा, यानी उनका अपना जो है एक विधानसभा होगा और अपना एक लेजिस्लेचर होगा। और लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरी होगा, जिसका गवर्नेंस कहाँ से होगा? सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड होगा, ठीक है। और इन दोनों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 था, जो कि कब से इफेक्ट में आया? 31 अक्टूबर 2019 से आया, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं, चलिए ये हो गया 2019 में। फिर 2019 में ही क्या हुआ कि दिसंबर में एक और मांग उठी, एक और वो आया बिल आया, जिसमें दादर नागर हवेली और दमन दीव, जो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, उनको कंबाइन कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट टोटल कितने स्टेट हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ तक तो था हमारा पार्ट 1, जो कि डील करता था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमने देखा कि नाम क्या है, ठीक है, नया स्टेट कैसे एक्वायर किया जा सकता है, और पुराने स्टेट से मिलके कोई नया स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, अल्टर कैसे की जा सकती है, किस आर्टिकल के तहत जो है उसकी जो बाउंड्रीज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, उनका नाम चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद से हमने देखा पूरा प्रोसेस कि कैसे एक नया स्टेट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। फिर हमने देखे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट देखा हमने कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, तो अब अगला है हमारा पार्ट 2, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि संविधान में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, बट संविधान में एक चीज़ कह दिया है कि पार्लियामेंट जो है, हमारी संसद जो है, वो कानून बना के आपको बता देगी कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, और कैसे आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं और कैसे आपके भारत की नागरिकता जा सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 चीज़। कोई भी एक रीज़न है तो इसमें जो है ये जो लोग होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये पीपल कहलाते हैं। अब इस पीपल में ये पीपल 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। 2 तरह के कौन कौन से होंगे? एक जो होगा वो तो आपका होगा क्या? सिटीजन। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका फॉरेनर, या हम इसको एलियन कह सकते हैं। एलियन वो वाला एलियन नहीं कि स्पेसशिप से आ रहा है, एलियन मतलब फॉरेनर, जो कि आपकी इस टेरिटरी का नागरिक नहीं है, ये किसी और जगह का नागरिक है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल रिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये एलियन भी 2 तरह के होते हैं, फ्रेंडली स्टेट के होते हैं, एनिमी स्टेट के होते हैं। तो उनमें से हमको देखना है कि कौन किससे जो है हमारा एनिमी स्टेट वाला संबंध है, कौन जो है हमारा फ्रेंडली स्टेट है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है। सिटीजनशिप जो है वो किसी भी पर्सन का एक ऐसा स्टेटस है जो कि बताता है कि वो किस देश का है, ठीक है। और जिस भी देश का होता है, वो जहाँ का भी वो फुल मेंबर है, वहाँ के वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करता है। अब कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं हमारे संविधान में जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो किसके लिए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
इसके बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। दूसरा जो है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसी भी सरकारी नौकरी में सबके पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आर्टिकल 16 में है ये। फिर तीसरा जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, ओकेजन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हम कहते हैं, ये किसके पास है? एक्सक्लूसिवली जो भारत का नागरिक होगा उन्हीं को दी गई है। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30, ये किसके लिए है? जो इंडिया के सिटीजन तो हैं ही, प्लस माइनॉरिटी सिटीजन हैं, ठीक है, तो इनको दी गई है ये। फिर हम देखते हैं, ये तो हो गया फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन। अब हम देखते हैं कौन सा है। अब है हमारे पास राइट टू वोट, और किसी भी यूनियन या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए आपके पास अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 326। और ये जो आपके पास एमपी और एमएलए के इलेक्शन में आप कंटेस्ट कर सकते हैं, उसका अधिकार है। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? उसके अलावा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जैसे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आप कब कर सकते हैं? जब आप भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो इस सिटीजनशिप वाले पार्ट में हमारे पास आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक दिया हुआ है। अब हम एक एक करके आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है, उन्होंने जो उनको पावर दी गई थी सिटीजनशिप को लेके लॉज बनाने का, उन्होंने कौन से लॉज बनाए, और मेन जो इसमें लॉ है वो कौन सा है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके बाद ये 4 बार चेंज हुई है, 1986 में, 2003 में, 2015 में, फिर अभी आपने रिसेंट में देखा होगा 2019 वाला जो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, यानी जिस दिन से लागू हुआ हमारा भारतीय संविधान, उस दिन जो लोग बाय डोमिसाइल किसी भी इंडियन टेरिटरी का जिसके पास डोमिसाइल था, यानी इंडियन डोमिसाइल था, वो लोग भारत के नागरिक होंगे। ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा और क्या चीज़ है? उसके अलावा वही कहता है कि इन 3 में से किसी एक को फुलफिल करना चाहिए, जैसे बॉर्न इन इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र में कहीं पैदा हुआ हो, या फिर उसके कोई भी पेरेंट्स, दोनों में से माँ या बाप में से कोई भी एक जो है वो इंडियन टेरिटरी में बॉर्न होना चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन है? तीसरा ये है कि ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब संविधान लागू हुआ तो उसे कम से कम 5 साल भारत में उससे पहले वो रह रहा था। इन 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये जो है आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 5 उसके लिए है जो कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू होने के टाइम पे जो लोग भारत में रह रहे थे उनके बारे में बताता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 उनके लिए था जो लोग पाकिस्तान से कहां आए? इंडिया आए। इसमें एक डेट दी जाती है 19 जुलाई 1948। इसमें कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते हैं वो लोग जो है भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। अब ये डेट क्यों दी गई थी 19 जुलाई 1948? क्योंकि इसी दिन से परमिट सिस्टम चालू हुआ था, जो कि इंडिया में आने के लिए परमिट लागू हुआ था और इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए परमिट लागू हुआ था। बिना परमिट के आप आ जा नहीं सकते थे। तो इसलिए इस डेट को रखा गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए और भारत में ही रह रहे हैं वो लोग भारत के सिटीजन होंगे। अब दूसरा क्लॉज क्या कहता है इसमें? दूसरा क्लॉज ये कहता है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए और उन्होंने किसी ऑफिसर के द्वारा अपने आप को भारत का नागरिक रजिस्टर कराया है, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है, लेकिन ये एप्लीकेशन कब दिया है?
कम से कम उसको भारत में रहते हुए 6 महीने हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने ये एप्लीकेशन दिया है और उस ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और इनको भारत के सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। आई होप आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, कब? आफ्टर मार्च 1 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भी इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, लेकिन वहां कुछ दिन रहने के बाद उनको लगा कि हम यहां नहीं रहेंगे और वो वापस भारत आ गए फॉर परमानेंट रीसेटलमेंट, तो उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। अब नागरिकता दी जा सकती है, इसका क्या प्रोसेस है? कुछ तो प्रोसेस होगा। तो इसका भी वही प्रोसेस है कि एटलीस्ट उनको वापस आने के बाद 6 महीने तक इंडिया में रिसाइड करना है। फिर उसके बाद से किसी ऑफिसर को किसी ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देना है कि हमें जो है भारत की नागरिकता चाहिए, और वो ऑफिसर उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए उनको रजिस्टर कर दे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ आया? आर्टिकल 5 कि जब संविधान लागू हुआ तो कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद। आर्टिकल 7 जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए फिर वापस इंडिया आए रीसेटलमेंट के लिए, उनके लिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या कहता है कि वो लोग जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत में न रह के वो किसी और देश में रह रहे हैं फॉर एनी पर्पज़, कोई नौकरी के लिए गया है, कोई शादी की वजह से गया है, कोई पढ़ाई करने गया है, तो वो लोग कैसे अपने आप को इंडियन सिटीजन के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं, यानी वो लोग कैसे सिटीजनशिप नागरिकता भारत की पा सकते हैं। तो उनको क्या करना होता है, उनके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि या तो वो या उनके पेरेंट्स में से कोई एक या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो वहाँ का जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया का, वहाँ जाके वो अपनी चीज़ें, अपना एक एप्लीकेशन देंगे और अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कराएंगे। यानी एम्बेसी जो होगा उस देश में भारत का, वो उस एम्बेसी में जाके वो अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कराएंगे और ये भी कंफर्म करेंगे कि उन्होंने उस देश की नागरिकता नहीं ले रखी है। ठीक है। तो इस तरह से वो लोग इंडिया सिटीजनशिप पा सकते हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट इंडिया में रह नहीं रहे हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 9 क्या कहता है। ये तो थी आपकी चीज़ें कि आप कैसे नागरिकता पा सकते हैं, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि आप कैसे नागरिकता छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आप वॉलंटरली एक्वायर करते हैं किसी और देश की नागरिकता, तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि जो भी भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक रहना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 10 ये है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि जो पावर है नागरिकता से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने का, कोई भी कानून बनाने का, कि नागरिकता का एक्विजिशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, वो पावर किसके पास है? वो पावर है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम लोग देख लेते हैं जो सिटीजनशिप एक्ट बना 1955 में, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का बना, उसमें 2 तरह के प्रोविज़न थे। एक था कि आप सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकते हो, और दूसरा प्रोविज़न था कि आपकी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कैसे हो सकती है, यानी आपकी नागरिकता ख़त्म कैसे हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो एक्वायर करने का था वो बताया गया, वो 5 तरीके थे: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, या फिर जब कोई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी फिर
कि जो कोई एक नया भूभाग भारत में जुड़ेगा तो वहाँ के लोगों को कैसे नागरिकता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय बर्थ आप लोग कैसे नागरिकता एक्वायर कर सकते हो। तो इसमें जो क्लॉज था वो ये कहता था कि जो भी आदमी, जो भी पर्सन इंडिया में 26 जनवरी 1950 या 1950 के बाद पैदा हुआ है लेकिन 1 जुलाई 1987 को है, तो वो क्या कहलाएगा, इंडियन सिटीजन कहलाएगा। कौन से प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल का नाम है जस सोली, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ सॉइल। यानी जिस भूमि पे आप पैदा हुए हो, यानी मातृभूमि का जो कानून था वो ये कहता था कि अगर आप 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुए हो भारत की धरती पे, तो आप भारत के नागरिक हो। फिर 1986 में एक अमेंडमेंट आता है, वो क्या कहता है, 1986 का जो अमेंडमेंट होता है वो ये कहता है कि आप भारत में पैदा तो हुए हो, 1 जुलाई 1987 के बाद अगर आप भारत की ज़मीन पे पैदा होते हो तो आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आपका दोनों में से, माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है आपके जन्म के समय। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2003 में एक और अमेंडमेंट किया जाता है। 2003 में जो अमेंडमेंट होता है वो ये कहता है कि अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद भारतीय ज़मीन पे पैदा हुए हो तो आपके दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए आपके जन्म के समय पे, तब तो आप भारतीय सिटीजन कहलाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक पेरेंट भारतीय नागरिक हो और दूसरा जो पेरेंट है वो क्या होगा, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये केस क्यों हुआ था? क्योंकि इस टाइम पे हमने देखा था कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो है घुसपैठिए आ गए थे भारत में, जिसको हम इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं, गैर कानूनी रूप से भारत में जो लोग घुस गए थे। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए ये वाला अमेंडमेंट लाया गया। तो ये समझ आ गया बाय बर्थ आपको कैसे मिल सकती है। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्या तरीका था। दूसरा जो तरीका है जो कहता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट आपको कैसे मिल सकता है? बाय डिसेंट आपको मिल सकता है, ये तो अभी जो हमने पढ़ा था बाय बर्थ कि लॉ ऑफ सॉइल की वजह से आपको मिलता है, जहां आप पैदा हुए हो वहां के आप नागरिक हो। अब जो दूसरा केस है बाय डिसेंट, वो है जस्ट सैंग्विन। इसका जो टर्म यूज होता है वो टर्म क्या कहता है? जस्ट सैंग्विन लॉ ऑफ ब्लड, यानी खून के रिश्ते से आपको जो है नागरिकता मिल सकती है। खून का रिश्ता इन द सेंस कि आपके फादर, आपके मदर, आपके पेरेंट्स, आप जिनके संतान हो वो लोग भारतीय सिटीजन हैं। तो इसके लिए जो केस आया था वो ये आया था कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कोई भी नागरिक जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, कोई भी नागरिक जो भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके फादर इंडियन सिटीजन हैं उसके जन्म के समय पे, तो वो आदमी जो है वो क्या कहला सकता है? भारतीय नागरिक कहला सकता है। फिर इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये जो नागरिक 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, कोई भी माँ या बाप, वो भारतीय सिटीजन होना चाहिए, कोई एक जो है वो भारतीय सिटीजन होना चाहिए, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन ये क्लॉज कब तक चला? ये क्लॉज चला आपका 3 दिसंबर 2004 तक के लिए। फिर जो अमेंडमेंट हुआ वो क्या कहता है? फिर जो अमेंडमेंट हुआ वो ये कहता है कि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद कोई भी नागरिक जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, उसके मदर या फादर जो हैं वो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, और वो लोग ये डिक्लेयर करेंगे कि उनके जन्म के एक साल के अंदर अंदर जो है उनको रजिस्टर करना होगा कि वो जो है भारतीय नागरिक है। और दूसरी चीज़, एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो उनका बच्चा है वो दूसरे देश का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा हम डिसेंट के थ्रू कैसे नागरिकता पा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगली चीज़ है बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे आप ले सकते हो नागरिकता?
रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको नागरिकता लेने के लिए कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? वो कंडीशन ये हैं कि कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है और 7 साल से भारत का रेजिडेंट है तो इंडियन ओरिजिन के होने का क्या मतलब हुआ कि उसके दादा परदादा पिता जो हैं वो भारतीय नागरिक थे अनडिवाइडेड इंडिया के, लेकिन वो बाहर चला गया, बाहर रहने लग गया, बाहर ही बस गया, तो उसको इंडिया में अप्लाई करने के लिए 7 साल इंडिया में रहना होगा। उसके बाद ही वो एप्लीकेशन कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा केस किसके लिए था? कोई भी पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन से मैरिड है और पिछले 7 सालों से वो आम तौर पे भारत में ही रह रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है। ये किस केस के लिए था? ये था आपका जब जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A लागू थी, तब के लिए था। पर अब क्या हो गया है? अब ये भैया गायब हो गया है। ठीक है, ये हो गया है खत्म। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं क्या कहता है इसमें। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो बच्चे जो बाहर से अडॉप्ट किए गए हैं, अडॉप्शन जानते हैं ना, उन्होंने इंडिया से अडॉप्ट नहीं किया है, बच्चों को किसी और देश से अडॉप्ट किया है, तो वो बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू एक्वायर करने के लिए अगर आप कैटेगरी 1 यानी बाय बर्थ, कैटेगरी 2 बाय डिसेंट, कैटेगरी 3 बाय रजिस्ट्रेशन, इन तीनों के थ्रू आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रही है, तो चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि आपको इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए पिछले 12 साल का, और 1 साल तो ऐसा होना चाहिए जहां आप कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, पूरी तरह से आप इंडिया में ही हैं, तो टोटल मिला के 11 साल 10 साल आप मान के चल सकते हैं मोटा मोटी, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ सेवाएं दी हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकती है। आपने ओथ लिया है कि जो है हम जहाँ के भी नागरिक हैं, आपने वहाँ की नागरिकता छोड़ दी है भारत की नागरिकता लेने के लिए, तो वो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट हो सकता है कि सारी जो कंडीशंस हैं उसको भी छोड़ दे और आपको सीधा नागरिक बना दे, बट हाँ उसके लिए कुछ आपको ऐसा करना होगा। आप बहुत ही ज़्यादा किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट हों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, लिटरेचर हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, आप किसी के लॉरेट हों, फिलॉसफी, आर्ट, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, तो इस तरह की चीज़ें करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कंसीडर कर सकती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब जो ये 2 केस था हमारा, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें जो है गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को क्वालिफिकेशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। ये जो है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि जो सिटीजनशिप है वो किसका पार्ट है? वो सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ था जो इसमें नोट्स में नहीं है, वो क्या है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में क्या होता है कि कोई भी ऐसा भूभाग, कोई भी ऐसा टेरिटरी जो इंडिया में ऐड होगा फर्दर, वहाँ के लोगों को किन लोगों को कैसे नागरिकता देनी है, वो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा बताएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 5 तरीके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने की। अब हम देखेंगे कि इंडियन सिटीजनशिप के टर्मिनेट होने की क्या क्या कंडीशन है। 3 कंडीशन है। रिनंशिएशन, यानी कि आप लोग किसी और वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो और डिक्लेयर करते हो कि हम जो है भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो आप जो है भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है? टर्मिनेशन। आप ये जानते हुए जानबूझ के किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो और अपनी नागरिकता भारत की छोड़ते नहीं हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी, तो भी आपकी नागरिकता चली गई।
ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है डेप्रीवेशन का। डेप्रीवेशन जो है ये सभी केसेस में नहीं हो सकता, ये सिर्फ 2 केस में होता है, जब आप नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन एक्वायर करते हो या बाय नेचुरलाइजेशन एक्वायर करते हो। तो इन 2 केसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकती है। उसके कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। ग्राउंड्स क्या क्या हैं कि जो आपने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के टाइम पे जो सर्टिफिकेट दिया था वो आपका जो है वो क्या है, वो फ्रॉड से आपने बनाया था, आपने उसमें से कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य जो है वो छुपा लिए। या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपने अपनी नागरिकता ग्रहण करने के 5 साल के दौरान आप जो है एटलीस्ट 2 साल के लिए कन्विक्ट हो गए हो, यानी आपको सजा हो गई हो मिनिमम 2 साल की, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि वॉर के दौरान, यानी इंडिया का इन केस कोई वॉर हो जाता है, उसमें आप जो है इल्लीगली, गैर कानूनी रूप से दुश्मन देश के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। एक और कंडीशन होती है कि नागरिकता लेने के बाद जो है आप पिछले 7 साल से भारत नहीं आए हैं, ना ही आप दूसरे देश में जाके स्टूडेंट रहे हैं, ना ही एम्प्लॉयड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी नागरिकता ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिटीजनशिप एक्ट। अब हम लोग जो है देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो लेटेस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, जो 2019 में आया था, जिसके ऊपर बहुत बवाल भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसमें क्या था ऐसा कि बहुत उसमें धरना प्रदर्शन हुआ, शाहीन बाग में लोग जो है 3-4 महीने तक बैठे रह गए। तो ये जो था, ये आपका एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि ये भारत में कुछ लोगों को, 6 कम्युनिटी के लोगों को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, कहाँ के? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ में ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं ये माइनॉरिटी हैं, और अगर यहाँ से आने वाले लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं भारत में, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो अप्लाई करेंगे तो। फिर दूसरा चीज़ क्या है इसमें? दूसरा चीज़ ये कहता है कि इसमें जो भारत में रहने का टर्म था, नागरिकता रजिस्ट्रेशन बाई रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड था, या फिर बाई नेचुरलाइजेशन वाला जो टाइम पीरियड था, 11 साल से 5 साल इसको घटा के कर दिया गया। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह में हमने देखा था, दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पे बैठे हुए थे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? असम से शुरुआत हुई थी। असम से क्यों शुरुआत हुई थी? क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि जो इलीगल हिंदू माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, सबसे ज़्यादा घुसपैठ बांग्लादेश से होती है, वो लोग जो है लीगल हो जाएंगे, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। गवर्नमेंट का क्या कहना था? गवर्नमेंट का कहना था कि हमने हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन इनको ही दिया है। उसका कारण है क्योंकि ये वहाँ के माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी नहीं है। और इन 3 कंट्रीज़ में ये जो है, ये 3 कंट्रीज़, ये इनका जो है रिलीजन है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पे मेजॉरिटी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना था कि जो मेजॉरिटी है वो इन माइनॉरिटीज का रिलीजियस परसिक्यूशन कर रही थी, इसलिए हमने ये चीज दी है। इस बात पे एप्रीहेंशन हो गया लोगों को, मुसलमानों को, कि इस तरह से तो हमारी जो है नागरिकता चली जाएगी। एक्चुअली सीए को समझने के लिए ना हमें एनआरसी भी समझना पड़ेगा। सीए एनआरसी को एक साथ देखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो यहां तक अगर आप लोग को समझ आया हो
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कहाँ क्या सुधार की ज़रूरत है, आपको क्या समझ नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं